थर्मल विस्तार। जब भी किसी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस को ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो दी गई ऊर्जा का उपयोग दो अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने में किया जाता है। अंतरअणु दूरी बढ़ जाती है और इसी तरह विस्तार होता है। फिर हम लंबाई में विस्तार, क्षेत्रफल में विस्तार और आयतन में विस्तार को देखते हैं। पदार्थ की प्रकृति या उसकी अवस्था के अनुसार हम विस्तार के लिए रैखिक क्षेत्रफल या आयतन गुणांक का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हम रैखिक विस्तार पर विचार कर रहे हैं, तो टी डिग्री पर लंबाई इस समीकरण द्वारा दी जाएगी। इस समीकरण द्वारा अल्फा को रैखिक विस्तार का गुणांक कहा जाता है और लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए यह समीकरण L शून्य अल्फा टी होगा। या आप यहाँ तापमान में परिवर्तन लिख सकते हैं यदि यह शून्य से टी तक है। स्पष्ट है, ये केवल टी ही होगा। अन्यथा मान लीजिए यह टी 1 से टी 2 तक है। ऐसे में आप यहाँ टी 2 माइनस टी 1 लिखेंगे। तो ये लंबाई में परिवर्तन है और आप लंबाई में आंशिक परिवर्तन ज्ञात करना चाहते हैं। यह अल्फा डेल्टा टी होगा। अल्फा डेल्टा टी आंशिक या आप कह सकते हैं सापेक्ष परिवर्तन जो शरीर के तापमान में परिवर्तन के कारण हुआ है। इसी तरह यदि आप क्षेत्रीय विस्तार का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो यह ए टी ए शून्य 1 प्लस बीटा टी होगा। इसी तरह यह डेल्टा ए शून्य बीटा डेल्टा टी डेल्टा ए बटा ए शून्य बीटा डेल्टा टी होगा। यहाँ जो अंतर आप देखेंगे वह यह है कि लंबाई की जगह आप क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे और अल्फा की जगह बीटा का उपयोग करेंगे। बीटा को क्षेत्रीय विस्तार का गुणांक या कभी-कभी सतही विस्तार का गुणांक भी कहा जाता है। इसी तरह आप आयतन के लिए संबंध का उपयोग करेंगे जो है 1 प्लस गामा टी। गामा को आयतन विस्तार का गुणांक कहा जाता है। रेखीय विस्तार का गुणांक, आयतन विस्तार का गुणांक, माफ कीजिए, क्षेत्रीय विस्तार का गुणांक और यह आयतन विस्तार का गुणांक है। जब किसी वस्तु को ऊर्जा या ऊष्मा दी जाती है, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वे सभी दिशाओं में समान हो सकते हैं और कभी-कभी यह विषम प्रकृति के भी होते हैं। यदि विस्तार सभी दिशाओं में एक समान हो रहा है, तो हम इसे समदिशीय आइसोटॉपिक विस्तार कहते हैं। यदि विस्तार समदिशीय आइसोट्रॉपिक माना जाए, तो उस स्थिति में हम पाते हैं कि बीटा लगभग 2 अल्फा के बराबर होता है और गामा लगभग 3 अल्फा के बराबर होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि समदिशीय पदार्थों के लिए अल्फा, बीटा और गामा का अनुपात लगभग 1:2:3 होता है। 1 का 2 का 3। अगर आप पानी को देखें तो उसमें असामान्य व्यवहार होता है जो काफ़ी असामान्य है। आम तौर पर हम देखते हैं कि जब हम तापमान बदलते या बढ़ाते हैं तो आकार बढ़ता है, लेकिन हम पानी के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बहुत ही असाधारण, असामान्य और अनोखा व्यवहार देखते हैं, जिसे पानी का विषम व्यवहार एनॉमलस बिहेवियर कहा जाता है। 0 डिग्री और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जब हम ऊर्जा प्रदान करते हैं तो अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे संकुचन होता है और आयतन घट जाता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच पानी फैलने के बजाय संकुचित हो जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर, हालांकि सटीक मान 3.98 डिग्री है, लेकिन सामान्यतः हम 4 डिग्री ही मानते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम हो जाता है। जाहिर है, आप जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान विभाजित आयतन होता है। जब आयतन न्यूनतम हो गया है तो घनत्व अधिकतम हो जाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, बजाय इसके कि वह अधिकतम न हो। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्योंकि पानी 0 से 100 डिग्री तक मौजूद रहता है, तो पानी के लिए न्यूनतम तापमान 0 है, तो आयतन भी 0 पर न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
असाधारण रूप से पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है और इसी वजह से घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। सेल्स। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण तालिका के रूप में दिए गए हैं। रेलवे पुलों पर जब पटरियां बिछाई जाती हैं तो दो रेलवे पटरियों के बीच कुछ अंतर रखा जाता है ताकि गर्मियों में पटरियों के फैलने पर उनके लिए जगह बनी रहे। वे अपनी रैखिक प्रवृत्ति या रैखिक आकार से नहीं हटती, इसी कारण हम दोनों पटरियों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हैं। इसी तरह बिजली की तारों को भी थोड़ा ढीला रखा जाता है ताकि सर्दियों में जब वे सिकुड़ें तो तार टूटे नहीं। और इसी तरह बायोमेटेलिक स्ट्रिप आप देख सकते हैं, दो एक जैसी स्ट्रिप्स को जोड़कर बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाई जाती है और यह पूरा सिस्टम तापमान मापने में उपयोग किया जाता है। इसे बायोमेट्रिक थर्मामीटर भी कहा जाता है।